जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटी की सीरीज के अंदर ये हमारी 4th क्लास है आज, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के चैप्टर को। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है ये सिटीजनशिप बेसिकली, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एवरी नाउ एंड देन एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सिटीजनशिप से, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, वो समझेंगे। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें थोड़े याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। इतना समझने वाला चैप्टर शायद उतना ज़्यादा नहीं भी है बच्चों ये, बट स्टिल हम इसको अपनी सीरीज के अंदर कवर तो करेंगे ही चैप्टर को, ठीक है। इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताता हूं बच्चों। देखिए, सिटीजनशिप को लेकर ना पूरी दुनिया के अंदर आप कह सकते हो कि दो ही तरह के रूल चलते हैं जो सिटीजनशिप डिफाइन करते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो रूल होता है इसमें सिटीजनशिप को लेकर बच्चों, वो होता है जस सोलाए का। जस सोलाए यानी इसको बोलते हैं राइट ऑफ सॉयल। राइट ऑफ सॉयल, जिसके तहत ये होता है कि अगर कोई देश इस रूल को फॉलो करता होगा तो इसमें ये होता है कि भाई उस देश में जो भी बच्चा पैदा हो गया ना, बस वो डायरेक्टली उस देश का सिटीजन है। कौन उसके माँ है, कौन बाप है, कहाँ से हैं, किस देश के रहने वाले हैं, डजंट मैटर। अगर उस देश के अंदर वो बच्चा पैदा हो गया तो डायरेक्टली उसको क्या मिल जाती है, सिटीजनशिप। इसको बोलते हैं जस सोलाए। सेकेंड एक रूल होता है बच्चों जिसको कहा जाता है जस सैंग्विनिस, ठीक है जी, जस सैंग्विनिस, जिसका मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड। राइट ऑफ ब्लड, इसमें क्या होता है कि इसमें सिटीजनशिप उसको ही, उसी बच्चे को दी जाती है जिसके माँ बाप उस देश के नागरिक होते हैं बेसिकली, उसको ही उस देश की नागरिकता दी जाएगी। देखिए बच्चों, इंडिया ने जस सोलाए को फॉलो किया है टिल 1987 तक। अभी करंटली बेसिकली भारत में एट प्रेजेंट जो चलता है वो ये चलता है, दैट इज जस्ट सैंग्विनिस, मतलब राइट ऑफ ब्लड। 1987 तक तो ऐसा था कि कोई कहीं से भी आ रहा है जा रहा है, बस अगर बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक था डायरेक्टली बच्चों बेसिकली, ठीक है जी। और अब भारत के अंदर जो रूल है वो है जस्ट सैंग्विनिस, दैट इज राइट ऑफ ब्लड बच्चों, ठीक है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सिटीजनशिप को लेकर जो बात थोड़ी सी समझने वाली है, जो फैक्चुअल बात है बेसिकली, वो क्या है। देखिए बच्चों, हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद हमारी संविधान सभा अपना काम करती रही बेसिकली, और देश काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि उथल पुथल का शिकार था कि कुछ लोग भारत छोड़ के जा रहे थे, कुछ लोग भारत में वापिस आ रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है। हमारा संविधान कब लागू हुआ, इन्फोर्समेंट की डेट कौन सी है, दैट इज 26 जनवरी 1950 बच्चों, ठीक है। सो एक बात समझिएगा जरा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना इस डेट को थोड़ा स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सिटीजनशिप को लेकर। कैसे, इसमें कहा जाता है कि जो भी लोग भारत के अंदर आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, कुछ भी है बेसिकली, जिनको भारत की नागरिकता चाहिए, 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा होने वाले लोग या आने वाले लोग भारत में, उनको जो नागरिकता दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 5 से 10 के बीच में बेसिकली, जिसकी कैंसिल भी होनी है, कुछ भी होना है इस तारीख से पहले वाले लोगों का, ठीक है, वो है 5 से 10 के बीच में। 26 जनवरी को जो लोग पैदा हो रहे हैं या इसके बाद जो लोग पैदा होंगे, भारत में आएंगे, उनके लिए बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 11 के अंदर 11 में पार्लियामेंट को ये पावर दी है, पार्लियामेंट को, कि भाई आप उनको लेकर सिटीजनशिप के लॉज बना सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग भारत में आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, उनको नागरिकता कैसे देनी है, कैसे उनसे छीननी है, जो भी है वो सब डिसाइड होता है आर्टिकल 5 से 10 के बीच में। 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद जो लोग भारत में पैदा होंगे या आएंगे, उनकी नागरिकता कैसे डिसाइड होनी है, ऐसा करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 11 के अंदर। सो याद रखेंगे, आर्टिकल 11 डायरेक्टली सिटीजनशिप नहीं देता है, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि बाद वाले लोगों को सिटीजनशिप कैसे देनी है, उसके लिए आप कानून बनाएंगे। तो आर्टिकल 11 को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने बच्चों पास किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये दो कुछ बेसिक चीजें थी इस चैप्टर की जो मैंने आपको यहीं पर बता दी स्टार्टिंग में ही, बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए जी, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल जो हमारे 5 से 10 तक है, उनकी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में किस बारे में बात होती है। सो देखिए, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में क्या है, ये पार्ट 2 के अंदर लोकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के। दीज प्रोविजंस आइडेंटिफाई दोज हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950। दे डू नॉट कंटेन परमानेंट और डिटेल्ड रूल्स ऑन सिटीजनशिप। 5 से यहां पर 10 आएगा बेसिकली, 5 से 10 के बीच में उन लोगों को नागरिकता दी गई है जिनको 26 जनवरी तक नागरिकता दे दी गई, बस कि उनका डिसाइड हो गया है भाई, बाद वालों का डिसाइड पार्लियामेंट खुद करेगा, ठीक है। सो देखिए आर्टिकल 5 में क्या बात होती है। आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट, कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तब किस किस को नागरिकता दी गई है, ये आर्टिकल 5 के अंदर बताया गया है।
people who were born in India or have been residing in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग, मतलब 25 जनवरी 1950 का जिसका जन्म है ना, उसको सिटीजनशिप दी गई है आर्टिकल 5 के बेस पर। ऐसे समझिए बात को, 25 जनवरी 1950 तक जो बच्चा पैदा हो गया है उसकी सिटीजनशिप मिली है उसको बाय बर्थ आर्टिकल 5 के बेस पर बच्चों, ठीक है। और अगर कोई भारत में आया है तो फिर वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहा होना चाहिए, उसको मिलेगी आर्टिकल 5 के बेसिस पर, आर्टिकल 5 के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 6 ये क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड आइदर ऑफ हिज हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं बेसिकली, पर उनका जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है वो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, मतलब जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक हुआ करता था उसमें पैदा हुए थे, तो उनको नागरिकता दी गई है आर्टिकल 6 के अंदर। किनको? जो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान बेसिकली, ठीक है जी, उनको बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 7, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया एंड हैड बीन रिसाइडिंग फॉर 6 मंथ्स। बंटवारे के समय पे ऐसा हुआ था ना कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए भी थे, बट जब वहां जाके देखा कि यहाँ तो शुरू में ही भुखमरी हो रखी है बेसिकली, तो वो वहां से वापस चल दिए, ठीक है। अब वो वापस भारत आ गए, माइग्रेट पहले गए पाकिस्तान फिर वापस आ गए, और अब उन्हें भारत में रहते हुए मिनिमम 6 महीने हो गए हैं, तो उनको सिटीजनशिप दी गई है आर्टिकल 7 के अंदर बच्चों, ठीक है। फिर है आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 में है सिटीजनशिप ऑफ पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड। अब उस समय पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बाहर रहते थे, कोई यूएसए, कनाडा, यूके, कई देशों में भारत के लोग शुरू से ही रहते हैं, यूके के बेसिकली यूरोप के अंदर रहते थे, तो उनको नागरिकता किसको दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी इस बारे में बात होती है आर्टिकल 8 के अंदर बेसिकली, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 जो कहता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अपॉन वॉलंटरली एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर कंट्री। अब अगर उस समय तक किसी ने भारत की नागरिकता की बजाय किसी और देश की नागरिकता ले ली है, जैसे कोई यूके का सिटीजन हो गया, यूएसए का हो गया, कनाडा का हो गया, तो उसकी सिटीजनशिप भारत की क्या कर दी जाएगी? कैंसल। क्योंकि भारत किस प्रोसेस को फॉलो करता है? सिंगल सिटीजनशिप को, कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो साइमल्टेनियसली आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। सो टर्मिनेशन की बात होती है आर्टिकल 9 के अंदर। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स अनलेस पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ, कि जिनको भी नागरिकता दे दी गई है अब तक 26 जनवरी 1950 से पहले तक, उनकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी अनटिल और अनलेस पार्लियामेंट कोई लॉ पास करके उसमें कोई चेंज करना चाहे, तो उनकी नागरिकता उनसे नहीं छीनी जा सकती जिनको संविधान सभा ने दे दी है नागरिकता। इज इट क्लियर? अब आता है आर्टिकल 11, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकल 11? पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू रेगुलेट सिटीजनशिप थ्रू लॉज। तो आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सिटीजनशिप को लेकर कानून बना सकते हैं। किनके लिए भाई? वो लोग जो 26 जनवरी को या इसके बाद भारत में पैदा हो रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको लेकर बच्चों, ठीक है जी। तो इट इज पार्लियामेंट्स पावर, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 11 के अंदर ये पावर है बच्चों। सो अब देखिए, इस पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने पास किया द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके अंदर इन्होंने 5 मेथड्स मेंशन किए भारत की सिटीजनशिप एक्वायर करने के, और 3 मेथड दिए जिससे भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है। तो कौन कौन से हैं वो 5 मेथड जिससे भारत की नागरिकता एक्वायर की जा सकती है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय बर्थ। बाय बर्थ जो है सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर मेंशन्ड है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई है बच्चों टाइम टू टाइम, वो अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, मैंने आपको बताया था कि भारत 1987 तक किस रूल को फॉलो करता था, तो वो था जस सोलाय, राइट ऑफ सॉयल, कि जो भी बंदा भारत की मिट्टी में पैदा हो गया, बेसिकली रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी, माँ बाप कौन है, कहाँ के, डजंट मैटर, भारत में पैदा हुआ है, सिटीजन, डायरेक्टली सिटीजन भारत का बेसिकली, ठीक है जी। तो ये था यहां तक 1987 तक। फिर 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक क्या चला? सिटीजनशिप इफ एट लीस्ट 1 पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन। तो अमेंडमेंट क्या की गई थी 1987 के बाद कि भाई एक पेरेंट, या तो मां या तो बाप, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, जिसके पास भारत की नागरिकता के सबूत हो। दूसरा कोई भी हो तो भी सिटीजनशिप दे दी जाती थी। फिर 2004 में अमेंडमेंट होती है बच्चों, क्या कहा जाता है? सिटीजनशिप इफ बोथ पेरेंट्स, अगर दोनों माँ बाप जो है वो सिटीजन होंगे, या फिर एक सिटीजन है और दूसरा जो है वो नॉट एन इलीगल माइग्रेंट होना चाहिए। क्या कहा गया? या तो दोनों पेरेंट, मां और बाप दोनों ही भारत के नागरिक हो, या फिर अगर कोई एक भारत का नागरिक हो तो जो दूसरा है, या तो मां या तो बाप, दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए।
हु इज एन इलीगल माइग्रेंट? दोज हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और वीजाज, उनको क्या कहा गया है? इलीगल माइग्रेंट। तो वो नहीं होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट ये रूल है बच्चों कि बर्थ अगर बच्चे का किसी का भारत में हुआ है तो उसके माँ या बाप या तो दोनों भारत के नागरिक हो या किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो और दूसरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में रह रहा हो, ही और शी शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। दिस इज बेसिकली दिस इज, आप कह सकते हो कि ये है बाय बर्थ के थ्रू जो आपको क्या मिलती है? सिटीजनशिप मिलती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ये है बाय डिसेंट। ये बेसिकली बात होती है ऐसे लोगों के लिए जो भारत के नागरिक हैं पर रहते कहीं विदेश में है और उनको अगर वहां पे बच्चा पैदा होता है तो फिर उनके बच्चे को वहां बैठे बैठे भारत की सिटीजनशिप कैसे मिलती है? वो बात होती है बाय डिसेंट के अंदर बच्चों। ठीक है, सो देखिए इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई है। ए चाइल्ड बोर्न आउटसाइड इंडिया, कोई पर्सन जो भारत से बाहर पैदा हुआ है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक क्या कानून था बच्चों कि सिटीजनशिप इफ द फादर वाज एन इंडियन, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी चीज थी यहां पे कि फादर अगर इंडियन होगा तो ही बाहर पैदा हुए बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, अगर मदर इंडियन हुई और बाहर फादर उसका कोई दूसरे देश का हुआ तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। फिर इसमें अमेंडमेंट हुई बेसिकली 1992 से लेकर उसके बाद यहां पे अमेंडमेंट हुई। इसमें क्या था कि सिटीजनशिप इफ आइदर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन, एक कोई पेरेंट जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब या तो माँ हो या तो बाप हो। फिर वो अगर चाहता है कि मेरा बच्चा जो कनाडा में पैदा हुआ है, यूएसए में पैदा हुआ है, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिले तो मिल जाती थी। अब क्या है? बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये अभी के लिए है बेसिकली, बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट एन कंसुलेट विद इन ए ईयर और विद सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशंस आफ्टरवर्ड। तो अब क्या है कि भाई माँ या बाप भारत का एक हो, दूसरा किसी भी देश का हो, बट अब उसके बर्थ को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है जी, 1 साल के बाद अगर किया जाता है तो फिर स्पेशल परमिशंस लगती हैं प्रेसिडेंट के तौर पे, प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसके बाद भी आप रजिस्टर कर सकते हो। बट 1 साल के अंदर अगर आपने उस बच्चे को रजिस्टर कर दिया है इंडियन कॉन्सुलेट में तो कनाडा, यूएसए, जर्मनी, कहीं भी बैठे बैठे आपके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी बच्चों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशंस ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई वैसे नाता नहीं होता है बेसिकली। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? नॉन इलीगल माइग्रेंट्स, नॉन इलीगल जो इलीगल नहीं है बेसिकली, कैन अप्लाई, मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस एंड रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। ये बस ये आप याद रखिएगा, 7 ईयर्स प्रायर टू एप्लीकेशन। तो अगर कोई बंदा जो भारत का नागरिक, ना उसके माँ बाप है ना वो खुद है बेसिकली, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 7 साल का समय भारत के साथ उसको दिखाना पड़ेगा। इसमें भी 7 के में क्या होता है? 6+1 होता है कि पिछले 6 सालों से तो भले वो भारत में आ रहा है, जा रहा है, पर पिछले 1 साल से वो रेगुलरली भारत में होना चाहिए, तो फिर वो अपनी सिटीजनशिप ले सकता है। किस बेस पर? रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर। 7 साल का टेन्योर होता है इसमें जो भारत के अंदर आपको बिताना पड़ता है। नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में भी बस आपको टाइम पीरियड ही मेनली याद रखना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कॉन्टिन्यूअस रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, 12 साल से, 11 आउट ऑफ द लास्ट, ये 12 ईयर्स ही कर दिया गया बेसिकली अब यहाँ पे, 11 आउट ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, मस्ट रिनाउंस अदर सिटीजनशिप अपॉन एक्सेप्टेंस, मस्ट हैव गुड कैरेक्टर एंड नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल। ये जरूर पॉइंट याद रखना भी बच्चों। ठीक है, क्या कहा गया है? नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता कैसे मिलती है? कोई पर्सन जो 12 साल से बेसिकली भारत में रह रहा है, कुछ भी काम धाम कर रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है 12 साल से, बट पिछले 1 साल से, 12 में से पिछले 1 साल से वो रेगुलरली कॉन्टिन्यूअसली भारत में है। उससे पहले भले वो अपने देश आता जाता हो, कुछ भी है बेसिकली, बट 1 साल से अगर वो रेगुलरली भारत में है, गुड कैरेक्टर है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है उनमें से कोई एक लैंग्वेज उसको आती है, तो तब उसको नेचुरली भारत का सिटीजन बना दिया जाएगा 12 सालों के बाद बच्चों। इज इट क्लियर? सो नेचुरलाइजेशन में जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 12 साल। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सेक्शन 7 के अंदर। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, उन टेरिटरीज के लिए है जिनको भारत फ्यूचर में एक्वायर करेगा, है ना। जैसे दमन एंड दीव हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, इन सबको बाद में एक्वायर किया गया बेसिकली, है ना। तो इनको, इनके लोगों को नागरिकता कैसे देनी है वो इस मेथड के अंदर मेंशन किया गया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में। तो फ्यूचर टेरिटरीज के लिए बेसिकली ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है जी, तो ये थे 5 मेथड्स जिनसे भारत की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, ली जा सकती है। अब हम बात करते हैं ऐसे 3 मेथड्स जिनसे भारत की सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है, दैट इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सो देखिए, सबसे पहला है रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, कि कैसे आप भारत की नागरिकता को खुद ही रिनाउंस कर सकते हैं। सो देखिए प्रोसेस क्या है,
ए सिटीजन ऑफ फुल एज कैन डिक्लेयर रिनंसिएशन विच इज रजिस्टर्ड बाय द अथॉरिटीज। खुद अनाउंस कर दे कि भाई मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं। मान लो किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल गई है तो वो खुद ही रिनाउंस कर दे, अनाउंस कर दे, उसको रिनाउंस करना बोलेंगे, ठीक है, छोड़ देना नागरिकता। इफेक्ट, citizenship ceases upon registration, the process can be withheld during war time। माइनर चिल्ड्रंस अपनी जो नागरिकता है वो खुद नहीं छोड़ सकते हैं, ऑल्सो लॉस्ट सिटीजनशिप बट कैन रिक्लेम इट अपॉन टर्निंग अपॉन 18। अच्छा हाँ, चलो मैं बता देता हूं, 18 विद इन 1 ईयर। देखिए, मान लीजिए किसी माइनर चिल्ड्रन के पास भारत की नागरिकता चली गई उसकी भी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको कहीं और पे रजिस्टर कर दिया है, बेसिकली किसी और देश का नागरिक है, अब वो चाहता है भारत की नागरिकता लेना, बेसिकली आप कह लीजिए। तो फिर वो ना 18 साल का जब हो जाए तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर वो भारत की नागरिकता वापिस एक्वायर कर सकता है, अदरवाइज उसकी सिटीजनशिप को रिनाउंस्ड ही माना जाएगा बच्चों, ठीक है। सो ये होता है रिनंसिएशन, जिसमें एक पर्सन खुद अपनी नागरिकता जो है वो छोड़ देगा, रिनाउंस कर देगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है ऑटोमेटिक लॉस, कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता एक्वायर कर ली है, वॉलंटरीली एक्वायरिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप रिजल्ट्स इन ऑटोमेटिक लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो एक्सेप्शन क्या है कि ये वॉर टाइम में नहीं होती है बेसिकली। अगर वॉर टाइम चल रहा है और तब आपने किसी और देश की नागरिकता एक्वायर की है, तब आपकी नागरिकता भारत की कैंसिल नहीं होगी, बट वॉर खत्म होते ही आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल, टर्मिनेशन हो जाएगा। कब? जब आपने कर लिया है किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर, ठीक है जी। थर्ड देखिए, थर्ड मेथड है बच्चों डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। कब आपसे आपकी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है, डेप्रीवेशन बेसिकली सेक्शन 10 में मेंशन्ड है ये। सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड बाय द गवर्नमेंट इफ, क्या क्या कंडीशंस हैं। सो पहली कंडीशन है फ्रॉड। अगर आपने झूठे कागजात दिखाकर, झूठा रिकॉर्ड दिखाकर भारत की नागरिकता एक्वायर की है तो आपकी सिटीजनशिप को आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है, डिप्राइव कर दी जाएगी। डिसलॉयल्टी, डेमोन्स्ट्रेटेड डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अपने संविधान के खिलाफ जाते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो डिसलॉयल्टी शो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो भी आपसे आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। थर्ड है अनलॉफुल ट्रेड। आप हमारी जो एनिमीज हैं, जिनके साथ हमारी लड़ाई होती है, आप लगातार उनके साथ कोई ट्रेड कॉमर्स कर रहे हैं बेसिकली, और वॉर टाइम पे भी कर रहे हैं, तो भी आपकी सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा आपसे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये समझने वाला है भाई, समझिएगा। इम्प्रिजन फॉर एटलीस्ट 2 years विद इन 5 years ऑफ गेनिंग सिटीजनशिप। मान लीजिए किसी पर्सन ने भारत की नागरिकता एक्वायर की है रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से, पर अब उसको किसी और देश के अंदर क्या हो जाती है, या हमारे देश में भी सजा हो जाती है मिनिमम 2 साल की। वैसे हमारे देश में होती है तो नहीं करते हैं, बट अगर किसी और देश में उसको सजा हो जाती है मिनिमम 2 साल की, मिनिमम 2 साल अगले 5 साल के अंदर अंदर। जैसे किसी ने 2025 में सिटीजनशिप एक्वायर करी तो 2030 तक अगर उसको किसी और देश में मिनिमम 2 साल की सजा हो जाती है बच्चों, तो तब उससे उसकी सिटीजनशिप को छीन लिया जाता है, डिप्राइव कर दिया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस रेजिडेंस। अगर कोई पर्सन भारत से बाहर रह रहा है लगातार 7 सालों से, लगातार 7 सालों से, ये इसमें एक्सेप्शन कौन कौन है, स्टूडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स और दोज रजिस्टर्ड टू रिटेन सिटीजनशिप एट कॉन्सुलेट्स बेसिकली। ये एक्सेप्शंस है क्योंकि स्टूडेंट वीजा पे गए होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकार का काम करने गए होते हैं, या और जो मेंबर्स है बेसिकली, उनके लिए एक्सेप्शन है। बट अदरवाइज अगर कोई पर्सन को भारत से बाहर रहते 7 साल हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली ही उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है बच्चों, उसको नागरिकता से डिप्राइव कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात। सो ये थे 3 मेथड्स सिटीजनशिप को छोड़ने के। इसमें इसके जो पॉइंट्स है, फ्रॉड, डिसलॉयल्टी, अनलॉफुल ट्रेड, क्रिमिनल रिकॉर्ड और कॉन्टिन्यूअस रेजिडेंस, 5 मेथड्स ये डेप्रीवेशन के, इनको जरूर याद रखिएगा बच्चों, ठीक है जी। सो ये थे आज की क्लास के हमारे। हम एक ये देख लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था बेसिकली, ठीक है, जिसको लेकर काफी आपने देखा होगा कि विवाद हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन भी दी गई थी कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं बेसिकली। सो देखिए डेफिनेशन क्या है, ए फॉरेनर एंटरिंग इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और ओवरस्टेइंग इज डीम्ड टू बी एन इलीगल माइग्रेंट। कोई पर्सन भारत में बिना वीजा के, बिना कागजात के अगर एंटर हुआ है, या जितना उसका वीजा था उसके बाद भी वो भारत में रह रहा है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट। प्रोहिबिशन क्या है, इलीगल माइग्रेंट्स कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये बेसिकली उनके लिए है कि उनको कभी भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जेम्पशंस क्या क्या थी, एग्जेम्पशंस जिनको लेकर थोड़ा विवाद हुआ था कि भाई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से एंटर हो गए हैं इंडिया में बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो उनको एग्जेम्पशंस दे दी गई थी, तो उनको मतलब नागरिकता दे दी जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है, देखो, रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट, सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट फॉर दोज ग्रुप्स इज 5 years इंस्टेड ऑफ 11 years।
ये जो नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसेस है ना, जिसमें आपको 12 साल भारत में रहना होता था, ये उसमें जो वो पिछले 11 साल होते थे ना, उस 11 साल को घटाकर 5 साल कर दिया गया था, मतलब 5+1 हो जाएगा। किसके लिए? कि जो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ईसाई, जैन जो बेसिकली बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको 2019 में ही सिटीजनशिप दे दी गई थी बेसिकली, यानी 5 साल के बाद ही दे दी गई थी बच्चों। ठीक है जी। सो इसको लेकर काफी विवाद हुए थे। आपने देखा था कि मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया था, तमिल्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया था, काफी कुछ हुआ था इसको लेकर बच्चों। ठीक है, बट ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, CAA जिसको कहा गया था बेसिकली। ठीक है जी। चलिए बच्चों, ये था सिटीजनशिप का चैप्टर। आई होप सो समझ में आ गया होगा। आर्टिकल्स को याद रखना है आपने। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को थोड़ा सा डिटेल में याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, ये था इसका पूरा चैप्टर हमारा। इससे ज्यादा आई थिंक डोंट सो कि इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, और कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस भी देखने को ज्यादा यहाँ से नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हल्के में लेके नहीं चलना है। सिलेबस का पार्ट है तो हम कवर करके चलेंगे कि आप तक कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो फ्री के नंबर मिलेंगे आपको बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए ऐसी हमारी वीडियोस के साथ। इसी के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।